अमीना बेगम अपने बेटे सलमान और बहू रीना के साथ एक ही घर में रहती थी। अमीना बेगम का बेटा सलमान उनसे बहुत मोहब्बत करता था। वो अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखता, उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करता और बहुत इज्जत से रखता था। जबकि दूसरी तरफ उनकी बहू रीना, जो अपनी सास को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी, वो सलमान के जाते ही अमीना बेगम के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर देती, उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाती और घर के काम भी करवाती। लेकिन अमीना बेगम ने कभी भी अपने बेटे को ये बात नहीं बताई थी। वो हमेशा सलमान से छुपा कर रखती कि रीना उनके साथ कैसा सलूक करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके बेटे और बहू में लड़ाई हो। बस यूं ही वक्त गुजरता रहा। लेकिन फिर एक दिन हादसे में सलमान की अचानक मौत ने अमीना बेगम के बुढ़ापे का सहारा भी उनसे छीन लिया। अब वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी और उनकी बहू रीना तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। बेटे की आंखें बंद होने की देर थी कि उसने फौरन ही सलमान की अम्मी को घर से जाने के लिए कह दिया। अमीना बेगम ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि आखिर वो कहाँ जाएंगी, इस भरी दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। लेकिन उनकी बहू ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर अमीना बेगम बेयारो मददगार सड़कों पर चलती चलती पास के गांव की तरफ चली गई। वहां के गांव के सरपंच के बारे में उन्होंने सुना था। उन्होंने सोचा कि शायद वहीं से उन्हें कोई जाए पनाह मिल जाए। सरपंच से जब उन्होंने वहां रहने की बात की तो सरपंच ने उन्हें कहा कि उनकी शरायत की बिना पर उन्हें वहां रहना होगा। शरायत ये थी कि सरपंच और उसकी बेगम चाहते थे कि अमीना बेगम उनके घर के सारे काम करें, उनकी फसलों की भी देखभाल करे, उनका घर का सौदा सलफ भी लाए, किचन गर्ल्स के हर काम अमीना बेगम करे। अब अमीना बेगम के पास कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था। अब सरपंच ने उनको वहाँ रहने के लिए शरायत भी यही रखी। इसीलिए अमीना बेगम ने उनकी बात मान ली और उनके घर में काम करने के लिए राजी हो गई। अब अमीना उन्हीं के साथ रहती थी। सरपंच की बीवी तो सरपंच से भी ज़्यादा ही सख्त मिजाज निकली। वो तो अमीना बेगम को सांस भी नहीं लेने देती थी। सारा दिन घर के काम करवाती और सर पे खड़े होकर। कभी वो उससे किचन का काम करवाती, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगवाती, सारे घर के कपड़े धुलवाती, यहाँ तक कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम वो उन्हीं से कराती। और बाहर से जो सौदा सलफ लाना होता वो भी अमीना बेगम के जिम्मे ही था। वो बेचारी सारा दिन इस बुढ़ापे की हालत में काम करती करती थक जाती थी, लेकिन मजबूरी थी, काम तो करना था। सरपंच की अपनी फसलें थी, उनमें से एक फसल बिल्कुल बंजर हो चुकी थी। वहां पर बहुत से लोगों ने काम करने की, मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन वो फसल कभी जरखेज ना हो सकी। अब सरपंच ने अमीना बेगम को रहने के लिए ये शर्त दी कि अगर वो उनकी ज़मीन को जरखेज कर दें तो ही वो उन्हें यहाँ रहने देंगी। अब हर हालत में अमीना बेगम को वो ज़मीन जरखेज करना थी। अमीना बेगम ने दिन रात एक कर दी। उस ज़मीन पर मेहनत करती, उसे पानी लगाती, सारा वक्त उसकी देखभाल करती। लेकिन ज़मीन थी कि बंजर थी, उसके ऊपर क्या ही उगना था। उस बेचारी की मेहनत भी रायगा ही जाती। वो कई दिन तक वहाँ पर मेहनत करती रही, लेकिन वो ज़मीन थी कि सोना उगलने का नाम ही न ले। जब अमीना बेगम भी बहुत मेहनत के बाद फसल को जरखेज नहीं कर सकी तो सरपंच ने उन्हें फैसला सुना दिया। सरपंच ने बहुत सख्त दिल का मुजाहरा किया और कहा कि अमीना बेगम आप यहाँ से चली जाएं, आप हमारे किसी काम की नहीं है, इसीलिए अब आपको यहाँ पर पनाह नहीं मिल सकती। अमीना बेगम बहुत रोई, वो फसलों पर चली गई। वहाँ पर जाकर गिड़गिड़ा कर अपने रब से इल्तिजा की कि वो उसकी मदद करे। उसके पास इस दुनिया में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि अचानक उसे हवा में एक टमाटर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो टमाटर आकर अमीना बेगम के पास नीचे ज़मीन पर रुक गया। अमीना बेगम अचानक हैरान रह गई कि आखिर ये अचानक से आसमान से टमाटर कहाँ से आया। पता नहीं, वो उसे देखती रही और सोचती रही। फिर कुछ सोच के उन्होंने उस टमाटर को ज़मीन में उगाने की कोशिश की। उन्होंने उस टमाटर को मिट्टी तले दबा दिया और घर चली गई। अगली सुबह जब अमीना बेगम फसल देखने आई तो वो तो हैरान परेशान रह गई। वो चौकन्ना हो गई कि आखिर ये इतने सारे टमाटर कहाँ से निकल आए। जो कि रात एक टमाटर दबाया था, अब वो पूरी की पूरी फसल खड़ी थी और वो ज़मीन जो कभी बंजर हुआ करती थी आज जरखेज ही जरखेज थी, सरसब्ज़ो शादाब थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। सरपंच भी अपनी ज़मीन की जरखेज़ी का सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अब इससे पहले कि वो अमीना बेगम को रोकते कि वो यहाँ रुके,
لیکن امینہ بیگم نے خود ہی سرپنچ اور اس کی بیگم کو فیصلہ سنا دیا کہ اب وہ ان کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اب وہ جا کر خود ہی اپنا گھر بنائیں گی اور اپنی زندگی سکون سے گزاریں گی۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے بعد امینہ بیگم نے اس جادوئی ٹماٹر سے مزید اپنی خود کی فصلیں لگائیں، کیونکہ کسی کو پتہ تو تھا نہیں کہ وہ جادوئی ٹماٹر ہے، اسی لیے بس امینہ بیگم نے اس کو چھپا کر ہی رکھا۔ اب فصلوں پہ فصلیں اگاتی گئیں اور کماتی گئیں۔ اب ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر لیا، اور تو اور اب وہ اس جادوئی ٹماٹر کے ذریعے غریبوں کی بھی مدد کرنے لگی تھی۔ انہیں وہ مفت میں ٹماٹر دیتی، ٹماٹر کے بیج دیتی، تاکہ وہ لوگ بھی غریب اور بے یار و مددگار نہ رہیں۔ اب امینہ بیگم نے ایک سکون کا سانس لیا اور وہ خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی، خود بھی خوش رہتی اور دوسروں کو بھی خوش رکھتی۔